हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल में 7.8 का सॉल्यूशन। ठीक, और आपको ध्यान होगा इससे पहले हमने 7.8 और 7.9 का एक कंबाइंड इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जो हम अब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना, वो आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक हो जाएगा। बिल्कुल नया टॉपिक है। इससे पहले जो हमने किया था ना 7.7 तक, वो था डेफिनेट इंटीग्रल। तो 7.8 के इस सॉल्यूशन को देखने से पहले आप सब लोग 7.8 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब कंबाइंड थी 7.8 और 9 की कंबाइंड वीडियो है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो कि क्या डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता, क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, इन सिंबल्स का क्या मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल आप जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद उस पर मैंने सारे एग्जाम्पल भी कराए हुए हैं 7.8 के और 9 के। उसके बाद ही आप यहाँ पर आएंगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो पर मत आना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, बल्कि कहता ही हूँ हमेशा, कि शुरू के 10-12 क्वेश्चन तो आप खुद ही ट्राई करो। मैं तो बस करवा रहा हूँ वहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपने अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है तो ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो फिलहाल हम शुरू करेंगे 7.8 का सोल्यूशन। बहुत ध्यान से समझेंगे सारी बातों को। ठीक, तो क्योंकि सारी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा दी थी, वो आपने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी होगी वो देख लेंगे एक बार। ठीक है, और यहाँ पर हम सब अब क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करेंगे। फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 इधर भी लिखे हैं, बाद में देखेंगे। 4 इधर लिखे हुए हैं बुक में से आपकी। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि फंक्शन को फंक्शन को इंटीग्रेट तो करेंगे हम अपने इंडेफिनेट वाले तरीकों से ही। या तो वो डायरेक्ट लगेगा, या यूज़ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रल, जो भी मेथड हमने वहाँ पर सीखी थे, उन्हीं की हेल्प से हम इनको सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। ठीक, वो सब बातें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझा दी थी। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक, तो अब हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। है कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर बात करो तो बहुत कुछ है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखवाई थी और ग्राफ से इसको समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम बार बार बोल रहे थे, लिख रहे थे कि लेट f(x) बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल a to b। f(x) एक कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल a to b। तो ये बात ना आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, फीड कर लो कि डेफिनेट इंटीग्रल जब भी होता है ना, एक कंटिन्यूस फंक्शन का ही होता है उस इंटरवल के अंदर। मतलब अगर मैं -1 to +1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, अगर मैं इस फंक्शन को इस इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। मतलब ये होगा, पहले से ही होगा ऑलरेडी। ऐसा नहीं होगा कि आपको चेक करना है, ऐसा होगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं होगा कि पहले आप उसको चेक करोगे बैठकर कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ऑलरेडी दे रखा होगा कि हाँ कंटिन्यूस ही है। अब सवाल ये आया कि फिर मैं बात को बता ही क्यों रहा हूँ आपको। अब ये उस बात पर भी जाएंगे हम। तो पहले मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं किसी इंटरवल में, इस इंटरवल में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ या इस इंटरवल में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये सब फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस हैं, तभी हम इनका इंटीग्रल कर पा रहे हैं। अगर कभी हमको कोई क्वेश्चन मिला ऐसा जो इस इंटीग्रल में कंटिन्यूस नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ -1 to +1, हम log x को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि log x 0 पर डिसकंटिन्यूस होता है। अगर आपको पता हो, आपने ग्राफ देखा होगा log x में, मेरे वीडियो में 11th क्लास वाली, तो log x -1 से +1 के बीच कंटिन्यूस नहीं है, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक, वैसे ये बात अभी आपके लेवल से बाहर की है, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी हम अगले एक्सरसाइज भी करेंगे, वहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे, P1, P2, P3, P7। उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से अगर कभी हमको इस रेंज में आने वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूस है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से उसको उस रेंज में ले आएंगे जिस रेंज में वो कंटिन्यूस होगा। वो बात फिलहाल बाद की बात है। दूसरी बात, हमारी क्लास 12 के सिलेबस में NCERT CBSE के अकॉर्डिंग 7.8 की बात करूं, चाहे 7.9 की बात करूं, चाहे 7.10 की बात करूं, हम डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो 99.9999% जिस इंटरवल में दिया हुआ होगा कंटिन्यूस ही दिया हुआ होगा। मतलब हमारे सिलेबस में कंटिन्यूस क्वेश्चन ही दिए हुए होते हैं, हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान देगी बात। तो अब सवाल आता है कि मैं क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन के तरीके से कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं बताना चाहता हूँ उनको कि कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इंटीग्रल करो 0 to पाई tan x dx। अब क्वेश्चन तो देखने में इन्हीं के जैसा है जैसे ये लिखे हुए हैं, लेकिन ये फंक्शन को आप इंटीग्रल नहीं कर सकते बिकॉज tan x इज डिसकंटिन्यूअस एट π/2। tan x π/2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जो हम पढ़ेंगे आने वाले एक्सरसाइज में इस फंक्शन को उस रेंज में लाएंगे जिस रेंज में ये कंटिन्यूअस होगा और तब इंटीग्रेट करेंगे। और अगर इस रेंज में ये नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और हथियार होंगे हमारे पास, वो बात बाद की है। बात से मतलब वो बात 12th क्लास से ही बात की है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चन हमको डेफिनेट इंटीग्रल के लिए मिलेगा और जिस इंटरवल में वो मिल रहा है वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, 99.9999% तो है। बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस हैं कि फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगा ही नहीं वैसे तो, ठीक है। तो ये मानते हुए, बल्कि मान लेंगे हम कि सारे फंक्शन हमारे लिए कंटिन्यूअस ही मिलेंगे। और मैंने ये मान लिया है कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, तो हम शुरू कर सकते हैं 7.8 एक्सरसाइज को। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल -1 to 1 x+1 dx। कुछ नहीं करना, सिंपल इंडेफिनिट वाले रूल्स लगाने हैं और इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रल x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रल x। c यहाँ पे आता नहीं है, सब कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्यों नहीं आता, ठीक है। और लिमिट भर देंगे -1 to +1। लिमिट पुट करेंगे -1 to +1, तो सबसे पहले भरते हैं अपर लिमिट, x की जगह 1 का स्क्वायर 1/2 + 1। ये कैसे आया? अपर लिमिट भर के आया, अपर लिमिट भर के माइनस। अब आप लोअर लिमिट भरोगे तो -1 का स्क्वायर 1/2, x की जगह रखोगे -1। और अब हम इसको बहुत प्यार के साथ सोल्व कर लेंगे। 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का कैंसिल, 1 + 1 2, तो 2 इज़ योर आंसर। तो इसीलिए इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमेशा डेफिनेट ही आता है। इसका जो आंसर आता है हमेशा वो डेफिनेट ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 3 1/x। अगर मैं आपसे बात करूँ ना 1/x की, वैसे ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जो बच्चे कंपैरिजन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 1/x डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है 0 पर, क्योंकि 1/x का भी ग्राफ मैंने आपको क्लास 11 में बनवाया था, चैप्टर 2 में, फंक्शन वाले चैप्टर में। और अगर आपको ध्यान हो 1/x 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो इसीलिए उसने 2 to 3 इंटीग्रेट करने के लिए दिया है। इसका ग्राफ बनता है ना इस तरीके से, 1/x का ग्राफ बनता है ना इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस है, तो इसीलिए उसने कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करने के लिए दिया है मेरे को, 2 से 3 तक, ठीक। 2 से 3 तक इंटीग्रल मेरे को करना है सिर्फ, ठीक है। तो बातों को जब हम अब पढ़ रहे हैं तो पूरी डिटेल में पढ़ना चाहिए हमको। तो 1/x का इंटीग्रल सिंपल है बिल्कुल, log x या फिर log mod x। और मोड लगाना कब जरूरी है कब नहीं है ये सब आपको समझाया गया है 7.1 के या शायद 2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। यहाँ पर मैंने मोड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि log x और x क्या है 2 और 3 के बीच में, मतलब कि पॉजिटिव है तो मोड का कुछ काम ही नहीं है। समझ गया ये बात? तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट log 3 माइनस लोअर लिमिट log 2 और log m/log n लगा देंगे, तो log m/n। ये आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 x⁻³ का इंटीग्रल x⁴/4 माइनस 5 x² का इंटीग्रल x³ 6 x का इंटीग्रल x² प्लस 9 1 का इंटीग्रल x और लिमिट 1 to 2। दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, पता है आपको, ठीक है। वैसे ही बात को हमको फिलहाल बोलने की जरूरत नहीं, बार कंटिन्यूअस तो सब होंगे ही। ये कैंसिल हो गया इससे, तो x⁴ माइनस 5 x³ 3 और ये कितना हो गया 3x² और प्लस ये कितना हो गया भैया 9x 1 to 2। अब मैं इसमें अपर लिमिट भर दूँ पहले, पूरे में भरते हैं अपर लिमिट, 2 भरो तो 2⁴ 16, 2⁻3 8, 8 × 5 = 40/3, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12 और 2 × 9 = 18। ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1⁴ 1 रखोगे तो 5/3 और 1 रखोगे तो 3, 1 रखोगे तो 9। पहले पूरे में अपर लिमिट भरी x की जगह, माइनस पूरे में भरी लोअर लिमिट। और ये काम अब आपका है आगे का, ये नहीं मैं करा रहा, कैलकुलेशन खुद कर लेना भाई। चलो जी देखते हैं 0 to π/4 इंटीग्रल sin 2x।
अगर आपको ध्यान हो साइन 2x का इंटीग्रल हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और साइन 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कोस 2x बाई 2, माइनस कोस 2x बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 4। साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कोस 2x बाई 2 0 टू पाई बाई 4। देखो कांस्टेंट लिमिट वाले इस ब्रैकेट से बाहर लेके जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, मतलब तो लिमिट तो हम पुट करेंगे सिर्फ कोस 2x में, मतलब कि x की जगह पर 0 टू पाई बाई 4। सो माइनस 1 बाई 2 कोस 2x की जगह पाई बाई 4 रखा, माइनस कोस 2 0 की जगह 0 रखा, तो माइनस, ध्यान देना भैया, कोस पाई बाई 2 0 और कोस 0 1, तो दिस इज 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इज योर आंसर। ठीक है, तुरंत नोट करेंगे इन चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत जल्दी से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। चलो जी डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रल। cos 2x का इंटीग्रल डायरेक्ट है मेरे पास साइन 2x बाई 2, cos 2x का इंटीग्रल साइन 2x बाई 2 और लिमिट 0 टू पाई बाई 2। 1 बाई 2 बाहर, अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो साइन 2 पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0। ठीक है, बहुत अच्छा। तो पाई 1 बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन एन पाई 0 और साइन 0 भी 0, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो सिर्फ 0 रह गया। 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx का आंसर 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, e पावर x का इंटीग्रल e पावर x और 4 टू 5, लिमिट 4 टू 5, सिंपल सी बात है, लिमिट पुट करो e की पावर 5 माइनस e पावर 4, और चाहो तो e पावर 4 कॉमन ले लो, तो ये रह गया e माइनस 1, ये आंसर सिंपल। 0 टू पाई बाई 4 tan x, 0 टू पाई बाई 4 tan x, tan x का इंटीग्रल log sec x या log मोड sec x। मोड मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम 0 टू पाई बाई 4 इंटरवल में है, और वहाँ पर तो tan x पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव के लिए log लगाने की, मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 0 टू पाई बाई 4 tan x dx, तो log sec x पाई बाई 4। अब लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर जब हम बच्चों, तो क्या हो जाएगा log sec पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि log 0। और अगर आपको ध्यान हो log sec पाई बाई 4 की वैल्यू कोस पाई बाई 4 की 1 बाई रूट 2, तो sec पाई बाई 4 की कितनी हो गई 0, और ये मैंने क्या कर दिया था log sec 0 माइनस log sec 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो इधर कर देता हूँ बाकी का, log 2 की पावर हाफ और log 1 की वैल्यू 0 होती है, सब बताया हुआ आपको मैंने पहले, ये पावर बाहर आ जाएगी ऐसे, सो 1 बाई 2 इंटू log 2, 1 बाई 2 इंटू log 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई 2 log 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, कोसेक एक्स का इंटीग्रल बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका भी। कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और इसके ऊपर लिमिट जाएगी कितनी, पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। कोसेक एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर कैलकुलेशन में उलझाएगा क्वेश्चन, तो है ना। हाँ, तो पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं जरा, log कोसेक पाई बाई 4 माइनस कितना कितना भैया कोट पाई बाई 4, अपर लिमिट रखी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट log कोसेक पाई बाई 6 माइनस कोट पाई बाई 6। ये मैंने क्या किया, log पाई बाई 4, सॉरी log कोसेक पाई बाई 4 माइनस कोट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट log कोसेक पाई बाई 6 माइनस कोट पाई बाई 6। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम तो बताओ यहाँ तक, अगर किसी भाई को कोई समस्या है यहाँ तक तो बताओ, नहीं है चलो तो फिर इनकी वैल्यू बताओ मेरे को आप फिर। कोसेक पाई बाई 4 मेरे हिसाब से √2 होता है, कोट पाई बाई 4 मेरे हिसाब से 1 होता है, माइनस log कोसेक पाई बाई 6 कोसेक 30 और साइन 30 होता है 1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा भैया आपका √3, तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n
m अपॉन n। तो वैसे तो आंसर आ गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक द आंसर, और फिर बताता हूँ कि इसको आगे सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है। बस यहीं तक छोड़ रखा है इसने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं तक करेंगे बस इसको हम। चलिए देखते हैं नंबर 9। अभी तो जगह है यहीं पे। देखो एक्चुअल में मैं क्या चाह रहा हूँ कि टाइम कम में वीडियो जल्दी बन जाए। 0 to 1 dx अपॉन 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी कुछ जाना पहचाना सा लगता है, ये भी कुछ जाना पहचाना लगता है ना, साइन इनवर्स एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका हो गया, साइन इनवर्स एक्स का। और लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट रखो तो साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट रखो साइन इनवर्स 0। जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया हुआ है उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी π/2 और इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो दिस इज फाइनली π/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वो भी कुछ मुझे छोटा लग रहा है देखने में। यस, 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, और लिमिट रखनी है 0 to 1। तो अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सहायता लो तो π/4, और tan इनवर्स 0 तो 0। तो दिस इज फाइनली π/4। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपकी कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर तुरंत इन सबको नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। इसको हम लिखेंगे पहले ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। और शायद ये फॉर्मूला बनता है, ये वाला इधर लिखता हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यही है ना इसका फॉर्मूला, क्योंकि मुझको इन दोनों फॉर्मूले में कन्फ्यूजन रहता है भाई, देख लेना एक बार। 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसका होता है शायद कितना, इसका फॉर्मूला मेरे हिसाब से होता है log मोड a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। एक बार चेक कर सकते हो आप, ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेंगे फिर। तो ये बन रहा है ये वाला 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग मोड, वैसे मोड की जरूरत तो है नहीं फिर भी लगा दो चलो, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इसमें लिमिट 2 to 3। चलो जी, तो 1/2 अपर लिमिट भरते हैं, लॉग अपर लिमिट 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो 1/2 कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, तो कुछ गड़बड़ है, 3 आएगा इधर, ठीक है। log 1/2 और ये हो जाएगा माइनस log 1/3। सो 1/2 log m अपॉन n, तो ये पहुंच गया हमारा ऊपर। तो 1/2 log 3/2 log 1/2 log 3/2, ठीक है, यही आ जाएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। 0 to π/2 इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, वहाँ पर cos 2x था, इस बार 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स है। और अगर आपको एक्सरसाइज 3 के कुछ बातें याद हो तो यहाँ पर बताया गया था आपको कि अगर साइन और कोस के ऊपर पावर लगी हुई है तो इंटीग्रल नहीं होता, याद है क्या? अगर साइन और कोस पर पावर लगी हुई है तो इंटीग्रल नहीं होता, पहले पावर को रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए आपको 2 फॉर्मूले बताए थे कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो वहाँ लिख देना 1 माइनस कोस डबल एंगल x/2, और अगर आपको कोस स्क्वायर एक्स दिखे तो वहाँ लिख देना आप 1 प्लस कोस डबल एंगल x/2, 2x मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को दिखता है कोस स्क्वायर एक्स, तो मैं लिखता हूँ इसको भैया 0 to π/2 1 प्लस
cos 2x और बाई कितना 2। ठीक हो गया। जो ये अपॉन में 2 है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रल करते हैं 1 का x cos 2x का इंटीग्रल sin 2x बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया नीचे से, और 1 का x cos 2x का sin 2x बाई 2। अब अपर लिमिट पुट करो पहले, x की जगह पर पाई बाई 2, यहाँ भी पुट करो अपर लिमिट sin 2 इंटू पाई बाई 2 और ये बाई 2। ध्यान समझना, कभी इन 2 में उलझ कर रह जाओ। sin 2x sin 2 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 और ये पूरे के अपोन वाला 2 है, माइनस एक्स की वैल्यू 0 और इधर sin 2 इंटू 0 अपॉन 2 तो दिस इज़ 1 बाई 2 और ये हो गया भैया पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, पता है, ये भी 0, ये सब 0, तो क्या रह गया फाइनली पाई बाई 4, फाइनली पाई बाई 4। ठीक, नोट करेंगे इन सब क्वेश्चंस को तुरंत। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अभी तक तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा मिल रहा था, बस कि फॉर्मूला लिखो, लिमिट पुट करो। मेथड तो अब शुरू होंगे, सब्स्टिट्यूशन से करना है या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से करना है या फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रल से करना है, वो आप देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है ना मेरे सामने, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है क्या? चलो तो पहले देखते हैं डायरेक्ट। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो मुझको नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना पड़ेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन क्या बैठेगा 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बैठा है 2x, ऊपर कितना है x। तो अगर हम चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। ठीक, अब जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया तो आपको समझाया गया था डायरेक्ट लिख देना नीचे वाले का log एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब भी कभी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ दिखे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले का log। और अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम। लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 log 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास 5। तो दिस इज़ 1/2 log 10 माइनस log 5, तो log 10 अपॉन 5, तो 1/2 log 2, 1/2 log 2, ये आपका आंसर क्वेश्चन का आ गया। और अभी मैं इसको आपको एक तरीके से और कराऊंगा, बल्कि एक क्या 2 तरीक़ों से कराऊंगा अभी। और ये मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया, अब मैं आपको इसको कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं 2 केस बनाऊंगा। वो मैंने आपको बात एग्जाम्पल में भी मैंने जिक्र किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं कि या तो लिमिट चेंज करके करो या फिर बिना लिमिट चेंज करके करो। और वैसे सबसे अच्छा क्या रहता है कि लिमिट चेंज करके ही करो आप। ठीक, फिर भी मैं आपको दोनों तरीके की बात समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ जाना फिर, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन को फिर मैं हर क्वेश्चन को लिमिट चेंज करके ही क्या करूँगा, आपको भी लिमिट चेंज करके ही करना चाहिए। तो फिर से देखते हैं एक बार हो। इंटीग्रल है 2 to 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मान लो किसी बच्चे को डायरेक्ट करना नहीं अच्छा लगता या ध्यान नहीं रहा, उसको तो ये दिखता है कि भाई इसको टिप पुट करके करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 7.2 का पहला क्वेश्चन भी है। अगर आप देखो अपनी बुक में जाके 7.2 का पहला क्वेश्चन यही है, वहाँ पे हमने इसको आपको टिप पुट करके ही कराया था। तो आप कुछ मत करना, आप टिप पुट कर देना इसके अंदर बड़े प्यार के साथ, पुट कर देना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कितना टी, डिफ्रेंशिएट करना एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 साथ में dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे x dx की, कितनी आ जाएगी dt/2। तो योर क्वेश्चन इज 2 to 3 x dx की जगह तो dt/2, वो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि t। समझ में आई बात? 1/2 लिमिट 2 to 3 dt/2। और आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये जो लिमिट्स लिखी होती है ना, ये वैल्यूज़ x की हैं। अब क्वेश्चन मेरा किस में आ गया, t में, तो मुझको लिमिट भी चेंज करके t की ही लानी चाहिए।
लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हम लिमिट चेंज किए बिना भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना, इसको इंटीग्रेट कर देना बड़ी आसानी के साथ। 1/t का इंटीग्रल log t, 1/t का इंटीग्रल log t, और लिमिट क्या थी 2 to 3 वो चल रही है। लिमिट मत रखना, पहले t को वापस लाकर लिखना। t की वैल्यू एक्चुअल में थी क्या, t की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी x² + 1, और लिमिट अपनी जगह। लिमिट को हम अब पुट करेंगे, लिमिट को हम अब पुट करेंगे, अब लिमिट को हम अब पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट ये x की वैल्यू थी। मैंने आपको बताया था ना कि एक फंक्शन होता है, उसके अंडर का जो एरिया होता है उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। 2 से 3 तक फाइंड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू एक्चुअल में x की वैल्यूज होती हैं। तो x की वैल्यूज़ को हम s की जगह तो रखेंगे। तो क्वेश्चन पहले x में था, t में लाए, वापस से x में ले आए, अब पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 log 3 का स्क्वायर, 9 + 1 10, और 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो देखो ये लाइन नहीं आ गई क्या भैया, तो ये बनेगा ना आंसर, क्या बनेगा 1/2 log 2। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। और एक और देखो, फिर से लिखता हूँ मैं इसको, 2 to 3 x dx अपॉन x² + 1। अब भी इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से ही करूँगा। कैसे? पुट करेंगे हम x² + 1 = t, डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, x² का 2x, 1 का 0, साथ में dx = dt। तो क्वेश्चन क्या बना, x dx की जगह तो कितना आ गया अपना dt/2, और अपॉन में जो x² + 1 था वो कितना हो गया t। लेकिन इस बार हम लिमिट चेंज करके वैल्यू t की ही निकाल ले रहे हैं। कैसे? वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था, अब फिर समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले वाली लोअर लिमिट 2 है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ भर देनी है, यहाँ भर देनी है। x की जगह 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो t कितना आया 5, मतलब x = 2 के लिए t = 5 आया। ऐसे ही x = 3 के लिए, x = 3 के लिए 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, तो वो 10 आया। तो जब 2 था तो 5 आया, और जब 3 था तो 10 आया। और अब हमने क्या किया, लिमिट चेंज करके x की लिमिट को चेंज करके t में ले आए। अब पूरा क्वेश्चन t में आ गया, लिमिट में भी और फंक्शन में भी। और अब क्या करेंगे, 1/2 log t लिमिट 5 to 10। अब तो ये वैल्यूज अब तो वैल्यू t की है, तो डायरेक्ट भर दो बस। अब इस बार वापस x की वैल्यू मत लाकर रखना, जैसे यहाँ पे लाकर रखी थी ना, t की वैल्यू वापस लाकर रखी थी, तब लिमिट भरी थी, अब नहीं रखनी। अब तो हमने t की ही निकाल ली है। तो कितना भरेंगे, 1/2 log 10 माइनस के log 5, और ध्यान देना फिर से आंसर वही आ रहा है जो पिछली दोनों बार आया था, log 2। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीके से कराया, तीनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। ये तरीका भी मैं बिल्कुल बेस्ट है, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड विदाउट चेंजिंग द लिमिट, और ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड विद चेंजिंग द लिमिट। ठीक, आपको तीनों करने आने चाहिए तरीके, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखो डायरेक्ट मेथड तो आपकी चॉइस है, आप लगाओ कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको आने चाहिए दोनों, लेकिन आप क्वेश्चन को इस वाले मेथड से करोगे, मतलब लिमिट चेंज करके करोगे आप, लिमिट चेंज करके। क्योंकि आने वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होंगे, तो उनमें हम फंस जाएंगे फिर, क्योंकि 2 बार पुट करना पड़ता है कई बार, तो 2 बार पुट करने में तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे मामला। तो आप क्वेश्चन लिमिट, जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो आपने t पुट किया, तो आप लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट को t में ही लाएंगे, तब सोल्व करेंगे आगे। ठीक, इस मेथड का मत यूज़ करना, मैंने बता दिया आपको, लेकिन यूज मत करना, आपको यूज t वाला लिमिट चेंज करने वाला ही करना है। मैं भी सारे क्वेश्चन आगे से लिमिट चेंज करने वाला ही कराऊंगा, नोट करेंगे तुरंत। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या किसी को देख के याद आया, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल 7.1 से लेकर और 7.7 तक में किस मेथड का क्वेश्चन बन रहा है? क्या ये डायरेक्ट मेथड का है, मतलब जो 7.1 में किया था? क्या ये सब्स्टिट्यूशन का है? क्या ये यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर वाले से होगा? क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा? क्या ये बाई पार्ट्स इंटीग्रल से होगा? क्या
जो 7.7 में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे लंबे लंबे से, उनसे होगा। कैसे होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कि आप एक चार्ट बना कर रखना कि पहला ये है तरीका, दूसरा ये है, वो मैं आपको बनाऊंगा चैप्टर के एंड में, आपको बनाऊंगा मैं लास्ट वीडियो में, कि आपको हर मेथड को ऑर्डर वाइज याद हो कि पहले ये मेथड हमने पढ़ा था, फिर हमने ये वाला मेथड पढ़ा था, फिर हमने ये वाला मेथड पढ़ा था। फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जिनको पहचानने में ही बच्चों का टाइम लग जाता है कि ये करें किस मेथड से। तो अगर हमको सीक्वेंस वाइज मेथड्स याद होंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मैं आपको लिखवा दूंगा किसी वीडियो के लास्ट की वीडियो के एंड में, मैं आपको लिखवा दूंगा मिसलेनियस में कि हर ऑर्डर को आप ध्यान रखें कि पहला मेथड ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। किसी से तो होगा, तो नहीं याद आया आप भी किसी को याद करो। ये मेथड था, हमने शायद 7.4 में या 5 में पढ़ा था, ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इस तरह के हमने 4 पढ़े थे, 4 आपको अगर याद हो। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, दूसरा था लीनियर अपॉन स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक, एक था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और चौथा था 1 अपॉन स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक। तो ये बन रहा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। और अगर आपको इसको करने का रूल याद हो तो जो मैंने आपको बताया था कि पहले आप नीचे का डिफरेंशिएशन करो और उसी को ऊपर बनाओ, ये मैंने आपको समझाया था उस टाइम पर। तो 5x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 2x 10x। 5x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x। चलो तो फिर जब होता है तो 0 to 1 मेरे को बनाना है 10x, तो मैं इसको करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 5 2 10x प्लस 5 3 15 और अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आई बात। नीचे का जो डिफरेंशिएशन था वो मैंने ऊपर बना लिया 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1 अपॉन 5 0 to 1, इसको करते हैं अलग अलग अपोन में। 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अब करते हैं इसको 15 के अपोन में 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, अंदर ले जा रहा हूँ इसको भी। तो 1 अपॉन 5 0 to 1 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। जब 1 अपॉन 5 इधर आया तो 15 अपॉन 5 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन 5 0 to 1 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ये 5 मैंने बाहर निकाला तो 15 अपॉन कितना हो गया बाहर 25। और लिमिट कौन लिखेगा भाई, 0 to 1 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5। ये मैंने क्या किया 5 बाहर निकाल लिया। समझ में आया। तो जब 5 बाहर निकालूँ तो 1 अपॉन 5 जाएगा नीचे। और अगर आपका हो तो इस 1 अपॉन 5 को मैं लिख देता हूँ ये, क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ पर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे वाले का लॉग लिखना है डायरेक्ट, log 5x स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट 0 to 1। चलिए 5 6 15 5 25। ये फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का, याद करने पड़ेंगे आपको। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए लिमिट 0 to 1। दोबारा देखना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो नीचे वाले का लॉग, ये एक हमने कैंसिल कर दिया तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। और अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ यहीं का यहीं तो मैं 1 अपॉन √5 में √5 ऊपर पहुँच जाएगा ना, तो मैं इसको फाइनली लिख देता हूँ x √5। इतना तो समझ जाओगे, x √5। चलो अब भरते हैं लिमिट 1/5। अपर लिमिट रखो 1 का स्क्वायर 1 5 5 1 6 log 6 माइनस 0 भरो तो 0 प्लस 1 log 1 और प्लस ये पहुंच गया सबसे ऊपर अपने पास तो 3√5 अपॉन 5। अपर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स 1 इंटू √5 तो √5 और माइनस tan इनवर्स 0 तो 0, log 1 की वैल्यू भी 0 तो 1 अपॉन 5 log 6, ये 0 हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा √5 टाइम, लेकिन रहने दो, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ऐसे छोड़ देते हैं। 3√5/5 इंटू tan इनवर्स √5, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तुरंत नोट करेंगे इसको भी।
15 है 0 to 1 x एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर dx। तो अगर हम देखें तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है x, क्योंकि टू तो कॉन्स्टेंट एडजस्ट कर देंगे, तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से 0 to 1 e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को मैं इधर लिख लेता हूँ, और अब इस एक्स स्क्वायर को हम t पुट करेंगे, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt, ये 2 जाएगा अपॉन में, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक, लिमिट चेंज करनी है। हाँ, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी कि हम लिमिट चेंज तो करेंगे मगर वो चेंज होकर भी वही आएंगी, तो हमको कई बार ऐसा एहसास होता है, केवल देखने में लगता है कि हमने चेंज नहीं करी, क्योंकि आती वही है। जैसे कि अब होगा, देखना क्या होगा, अगर x की वैल्यू में लोअर लिमिट लेता हूँ 0, ये 0 यहाँ भरता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0, मतलब t की वैल्यू भी 0 ही आ गई। और अगर x की वैल्यू में 1 लेता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब t की वैल्यू 1, तो 0 पर 0 आई, 1 पर 1 आई, चेंज हुई तो हैं मगर चेंज होकर आ वही गई वापस से 0 to 1, और e की पावर एक्स स्क्वायर को हमने t मान दिया था, तो ये वैल्यू तब t की आ गई, और x dx की जगह dt और बाई 2 को बाहर लिख दो, तो 1/2 e पावर t का इंटीग्रल e पावर t लिमिट 0 to 1, तो 1/2 अपर लिमिट रखो e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट रखो e की पावर 0, सो 1/2 e पावर 1 की वैल्यू e और e की पावर 0 की वैल्यू 1। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये कौन से मेथड से होगा? ये अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि नीचे वाले के फैक्टर हो जाएंगे अभी x प्लस 1 x प्लस 3, और फिर इसको हम कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इंटीग्रल को तो भूल ही जाते हैं। पहले आप सिंपल इस फ्रैक्शन को यहाँ ले आओ, इस रेशनल फंक्शन को इधर ले आओ, और इसको पहले हम फैक्टराइज वगैरह करके वो करते हैं। उससे पहले बात तो ध्यान रखना, पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको समझाई थी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर proper rational function and improper rational function. When the degree of the denominator is greater than the degree of numerator, when function is called proper rational function, and when the degree of denominator is equal to or less than degree of numerator, then it is called improper rational function. And here the degree of numerator and denominator equal, then it is called improper rational function. So first we convert into rational function by division, क्योंकि यहाँ पर नीचे की और ऊपर की पावर दोनों की सेम है, तो पहले इसको डिवाइड करके नीचे की पावर बड़ी बनानी पड़ेगी, या उल्टा बोल लो ऊपर की पावर को छोटी करनी पड़ेगी, तभी तो बदलते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन में। भाई पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने की सबसे पहली कंडीशन तो यही थी ना, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की सबसे पहली शर्त तो यही होती है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, जबकि यहाँ पे इक्वल हो रही है, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड भी हमको करना ही है भैया, करेंगे, करो क्या करें बताओ। 5x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे 5 की x स्क्वायर में 5x स्क्वायर, 5 4 ज़ा 20x, 5 3 ज़ा 15, साइन होंगे चेंज, ये होगा कैंसिल, तो माइनस 20x माइनस के 15, तो कितना हो गया ये हो गया 5 होल ये अपॉन ये माइनस कॉमन आ गया, तो 20x प्लस 15 अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये डिवाइड आप तुरंत नोट कर लो, मैं अब करने वाला हूँ यहाँ से। ठीक, अब देखो नीचे की डिग्री बड़ी होगी ना ऊपर से, चलो इसके बाद 5 माइनस 20x प्लस 15, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक लाइन ऐड कर रहा हूँ मैं, इनके फैक्टर्स लिख रहा हूँ करके, इनके फैक्टर आएंगे x प्लस 1 x प्लस 3, ये मैंने इसके फैक्टर्स भी कर दिए और इसको मैंने मान लिया फर्स्ट थोड़ी देर के लिए। अब इसको उठाते हैं, सिर्फ इसको उठाते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का खेल।
20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, दोनों फैक्टर्स लीनियर हैं और नॉन रिपीटिव वाले हैं, तो a के अपोन में x प्लस 1, b के अपोन में x प्लस 3, ये हो गई कौन सी, सेकंड। अब क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई, पूरी लाइन को इससे मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ तो बचेगा 20x प्लस 15 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 कोस 3। अब a b की वैल्यू फाइंड करनी है, मेन काम है a b फाइंड करना। तो a के अपॉन वाला जीरो करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यहाँ पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -1 इन 3, x की वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस के 20 प्लस के 15, a इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 3, b वाला 0, 15 में से 20 गए 5, 3 में से 1 गया 2, तो 2a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2, ये वैल्यू आ गई a की। अब b के नीचे वाला करो, 0 करो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 आएगी, पुट करो थर्ड में x की वैल्यू -3, तो 20 या 60 माइनस के 60 और प्लस 15 a वाला 0, b इंटू -3 प्लस 1, तो 60 माइनस के 15 माइनस के 45 माइनस के 2b, तो b इज इक्वल टू अपॉन में के ले जाओ तो 45/2, b इज इक्वल टू 45/2। तो ये पहले हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। a और b की वैल्यू फाइंड हमने यहाँ से कर ली है। ये कहाँ पहुँचाओ, वैल्यू यहाँ रखो, पुट इन सेकंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुट इन रिलेशन नंबर 2, तो 20x प्लस 15, तो 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, a इज इक्वल टू 5/2 और इनटू में कितना है x प्लस 1 और b की वैल्यू 45/2 और इनटू में x प्लस 3। तो हमने ये चीज़, यानी कि ये जो चीज़ थी ना इतनी, ये चीज़ को मैंने ये बना दिया। तो नाउ बाय फर्स्ट यहाँ लिखते हैं हम, नाउ बाय फर्स्ट है क्या होगा, ये जो क्वेश्चन था एक्चुअल में 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या बना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बन गया, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बन गया, 5 माइनस ये चीज़, और ये चीज़ का मतलब ये वाली चीज़ 5/2 x प्लस 1 माइनस 45/2 x प्लस 3। तो मतलब ये सारी कहानी करने के बाद, और ये सारा काम फेयर है, ये रफ कुछ नहीं है, यहाँ सब करना पड़ेगा, क्वेश्चन का पार्ट है पूरा का पूरा। तो हमने पहले डिवाइड किया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स लगाए और उस चीज़ को हमने ये बना दिया, मतलब अपने इंटीग्रल करने के लायक बना दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो नाउ इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, 1 से लेकर 2 तक। तो व्हाट यू राइट, 1 to 2 5x² x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। हेयर 5 है तो 5 का कोफिशिएंट तो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ तो होगा 1 का इंटीग्रल 1 इंटू dx, माइनस 5/2 तो कांस्टेंट बाहर लिखा जाएगा। ये 2 तो 3 कहाँ से आ गया, 1 to 2 है ना, ये तो 1 to 2 है ना, ये तो यहाँ पर होगा 1/x प्लस 1 का इंटीग्रल और माइनस 45/2, यहाँ पर होगा 1/x प्लस 3 का इंटीग्रल। इनका हम इंटीग्रल करेंगे यहाँ पर। सो ये तो छोड़ दो लिखना, इसको लिखो 5 इंटू 1 का इंटीग्रल x लिमिट 1 to 2 माइनस 5/2, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रल log x प्लस 1 या मोड x प्लस 1। मोड कब लगना है कब नहीं लगना सब समझाया गया पहले ही आपको।
माइनस 45/2 log x प्लस 3 लिमिट 1 to 2। लिमिट पुट करो 5 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 5/2 इंटू log अपर लिमिट 2 + 1 3 लोअर लिमिट 1 + 1 2 माइनस के 45/2 log अपर लिमिट 2 + 3 5 और 1 + 3 कितना 4। ये हमने इसके अंदर लिमिट्स भी पुट कर दी हैं, लिमिट भी पुट हो गई हैं। अब देखते हैं आंसर को हम कैसे लिखें जो हमारा आंसर मैच कर जाए बिल्कुल फाइनली। तो 2 - 1 1 तो मतलब 5 1 = 5 और ये बनेगा 5/2 log m माइनस log n तो log 3/2 माइनस के 45/2 log m माइनस log n तो log 5/4। और मैंने देखा है आंसर में 5/2 कॉमन लिया हुआ है यहाँ से, तो हम भी 5/2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर रह गया log 3/2 प्लस 5 × 45 9 log 5/4। ठीक है, तो 5/2 कॉमन लेने के बाद 5 - 5/2 log 3/2 5 - 5/2 5 - 5/2 9 log 5/4 आ गया है बिल्कुल ठीक है। और प्लस log 3/2 नहीं आ रहा, ये माइनस में आ रहा है यार, है ना। 5 - 5/2 ठीक है बिल्कुल। 9 log 5/4 माइनस छूट गया कहीं पर, ये टर्म तो ठीक आ गई बिल्कुल। इसमें माइनस कहाँ छोड़ दिया हमने, इसमें हमने माइनस को कहाँ छोड़ दिया, ज़रा माइनस देखो एक बार ध्यान से, माइनस कहाँ छुटा है। हाँ मिल गया देखो -20 + 15 जब हम कर रहे थे ना तो माइनस, तो मतलब a की वैल्यू माइनस में आएगी। हाँ वही मिसिंग हुआ है बस, a की वैल्यू माइनस में है। तो जब यहाँ रखेंगे ना हम a की वैल्यू को, जब हम यहाँ रखेंगे तो ये बनेगी प्लस की, फिर तो व्यस्त बात है, ये प्लस का और फिर ये प्लस का और फिर ये प्लस का और फिर ये प्लस का, और जब मैं -5/2 कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का। अब सही हो गया बिल्कुल ठीक। तो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। इसमें कई बातें थी सीखने की, ठीक है, तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में देखो 3 तरह के फंक्शन उसमें दे दिए हैं मिस करके, 0 to π/4 2 sec² x प्लस x³ + 2। तो देखते हैं 2 × sec² x का इंटीग्रल डायरेक्ट होता है कितना 10x, sec² x का इंटीग्रल 10x लिमिट 0 to π/4 प्लस x³ का इंटीग्रल होता है x⁴/4 x⁴/4 लिमिट 0 to π/4 और 2 1 का इंटीग्रल x होता है और लिमिट 0 to π/4। ठीक है, तीनों के हमने अलग अलग इंटीग्रल सोल्व कर दिए हैं। अब तो बस लिमिट्स पुट करनी है। 2 × अपर लिमिट tan π/4 1 माइनस tan 0 0 प्लस ये वाला 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 1/4 पाई की पावर π/4 की पावर 4, तो पाई की पावर 4 4 और 4 की पावर 4 4 4 4 16 4 256 256 जीरो रखोगे तो 0 प्लस 2 × अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट्स 0, तो 2 प्लस π/4 अपॉन कितना हो जाएगा ये 1024 प्लस π/2। ठीक है, तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा सा पंगा हुआ है मेरे साथ 1-2 बार। चलो सही है, देखते हैं 18। यहाँ से हम क्या करेंगे 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो cos² x/2 माइनस sin² x/2 इंटू dx। और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी बन गई है, एक फॉर्मूला बन गया है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, cos x। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कितना होता है cos x और माइनस cos x का इंटीग्रल sin x लिमिट्स 0 to π, लिमिट भर दो sin π माइनस sin 0, तो sin π भी 0 होता है, sin 0 भी 0 ही होता है, तो 0 आएगा। तो आंसर इसका आंसर आएगा 0।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 0। नंबर 19, और ये नंबर 19 किस फॉर्म में बन गया? वही वाला, ऊपर लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। तो नीचे का डिफरेंशिएशन पहले ऊपर बनाओ। ये एक काम करो, बन तो वही फॉर्म रही है, फिर भी इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा ये तो। इसको मैं करता हूँ पहले अलग अलग अपॉन में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तो अब भी हो जाएगा आसानी से हो जाएगा वो भी, इंटू डी एक्स। तो जो पहला पार्ट है इसका, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 6x में से मैं 3 बाहर निकाल ले रहा हूँ और इसको लिख देता हूँ ऐसे, प्लस 3 कॉन्स्टेंट ये खुद ही बाहर आ गया, और 0 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, यहाँ पर तो रखा हुआ है नीचे का डिफरेंशिएशन देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 2x होता है, और इस 4 को अगर आप कहो तो ऐसे अगर लिख दूँ, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, तो दोनों काम हो जाएंगे आसानी से। तो यहाँ तो नीचे का ऊपर है, तो नीचे वाले का log 3 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसमें लिमिट 0 to 2 भर देंगे अभी 2 मिनट। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, और इधर ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बैठ जा रहा है मेरे हिसाब से, 1 अपॉन ए, तो 2 लिख दिया मैंने बाहर, tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट 0 to 2। ठीक है, चलिए लिमिट पुट करवाओ। 3 इंटू अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, तो log 8, 0 का स्क्वायर 0, तो सिर्फ रह गया log 4 प्लस 3/2 अपर लिमिट tan इनवर्स 2/2, मतलब कि tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है? π/4 पे, और 0 पे क्या होगा? 0। तो log 8 माइनस log 4, log m अपॉन n, तो log 2, log m अपॉन n, log 2, एंड दिस 3π/8, 3π/8। तो क्वेश्चन कंप्लीट, 3 log 2 प्लस 3π/8। तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी 2 फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है और प्लस फिर आगे दूसरा फंक्शन है। तो पहले इस इंटीग्रल को दोनों पे ले आते हैं अलग अलग, x एक्सपोनेंशियल x dx, और प्लस इंटीग्रल 0 to 1 साइन πx/4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखो, जो पहला फंक्शन है ना, ये बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, बाई पार्ट्स इंटीग्रल, आइलेट वाला, अकॉर्डिंग टू आइलेट करेंगे इसको हम, बाई पार्ट्स इंटीग्रल जो था। ठीक है, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट। तो एल्जेब्रिक है, x तो फर्स्ट माना जाएगा और एक्सपोनेंशियल a दूसरा माना जाएगा। तो पहले इसमें लगाते हैं मेथड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रल, इनटू dx। ये पार्ट सोल्व हो गया है, तो यहाँ लिमिट लिखेंगे ऐसे, ये भी रह गया तो यहाँ लिखेंगे ऐसे। ये तो हुआ इसका। अब इसमें आते हैं, देखो ये क्या था, ये था साइन πx/4। तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है? साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कोस x, साइन x का इंटीग्रल माइनस कोस x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, मतलब π/4 से डिवाइड, और लिमिट 0 to 1। तो x e पावर x लिमिट 0 to 1, ये क्या बनेगा? e की पावर x, उसका इंटीग्रल भी क्या बनेगा? e की पावर x, लिमिट 0 to 1, प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन पाई, उल्टा होके यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, और यहाँ रह गया cos πx/4 लिमिट 0 to 1। अब इस पर लिमिट पुट करेंगे। पहले रखते हैं अपर लिमिट 1 e की पावर 1, तो e रहेगा, माइनस लोअर लिमिट रखो 0। ये तो ये हुआ। इसमें आओ, e की पावर 1 मतलब e, और e की पावर 0 मतलब 1, माइनस 4 अपॉन पाई, अपर लिमिट रखो, x की जगह 1 रखोगे तो cos π/4, और 0 रखोगे तो cos 0। तो e माइनस 0 माइनस e प्लस 1 माइनस 4 अपॉन पाई, cos π/4 की वैल्यू 1 अपॉन √2, और cos 0 की वैल्यू 1, e से e कैंसिल, तो 1 माइनस 4 अपॉन π√2, और माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन पाई। तो ये आपका आंसर आ गया। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, यस सही है बिल्कुल, 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 4 अपॉन, अच्छा ये इसने 4 को सिंप्लीफाई किया हुआ है आगे,
जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 2√2 ही आएगा रेशनलाइज करके। इसमें एनसीईआरटी में यही खराबी है, कभी कभी तो रेशनलाइज कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। ठीक, तो कोई नहीं, नोट करो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट 2 और लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 तो डायरेक्ट है, 1/1 + x²। इसका इंटीग्रल होता है डायरेक्ट tan इनवर्स x। ठीक है, लिमिट 1 to √3। तो अपर लिमिट रखेंगे पहले tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 अगर आपने चैप्टर किया हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये वैल्यू होती है π/3 पर, π/3 पर, और tan इनवर्स 1 होता है π/4 पर। इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 4π - 3π पाई, तो π/12, तो π/12 इसका आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट बन जाएगा बिल्कुल ऐसे ही, मगर एक काम तो इसमें हमको करना पड़ेगा। 0 to 2/3 लिमिट है, और dx/4, मैंने यहाँ से 9 बाहर ले लिया, 1/9, ये 9 बाहर ले लो, तो 4/9 + x², ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अब 1/9, 0 to 2/3 dx/ इस 4/9 को लिखेंगे हम 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x², और ये भी tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता है 1/a, tan इनवर्स x/a। तो 1/9, और ये हो गया 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, लिमिट 0 to 2/3। तो 1/9, 2/3 ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/2। अपर लिमिट रखो, जब tan इनवर्स 2/3 रखोगे तो 2/3/2/3 1, मतलब tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, π/4 पर, और 0 पर तो सारा 0 बनेगा, मतलब कि 0। तो 3 3 9, तो 1/6 इंटू π/4, मतलब π/24। और मुझे लगता है कि π/24 शायद सी पे आ रहा होगा, और चेक कर लेते हैं कि सी पे ही है क्या। हाँ, सी पे ही है। तो हमारी एक्सरसाइज 7.8 भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के हमने 22-23 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें आपको सारे मेथड्स हमने करा दिए हैं। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें भी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही है, कुछ इसमें स्पेशल अलग काम नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.9 के सॉल्यूशन पर।